देखिए, ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और इससे आपका बहुत सारा रिसोर्सेज का बचत तो होगा। तो इसमें कौन कौन से इलेक्शन है जो वन नेशन इलेक्शन की बात होती है? ये विलेज पंचायत भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, प्रेसिडेंट टाइप के भी इलेक्शन इंक्लूडेड होंगे, किस टाइप से वन नेशन वन इलेक्शन होगा? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, क्या ये जुमला साबित होगा या इसको सही में ये इम्प्लीमेंट कर सकती है ये सरकार? अपोजिशन से अच्छा संबंध ना होना इस सरकार का, ये बहुत बड़ी चैलेंज है इसको पास कराना। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इंडियन डेमोक्रेसी में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ फिजिबल है? वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कराना, तो इसमें आपका 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे हमें जानते हैं कि इंडिया में सिंगल पार्टी या डबल पार्टी नहीं है, हमारे पास मल्टीपल पार्टी। तो क्या हो जाएगा अगर मान लिया कहीं पे इलेक्शन होते हैं और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, हंग असेंबली हो जाती है? वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मोदी जी बहुत पुश कर रहे हैं और उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर तब से पुश कर रहे थे। तो वो क्या रीड कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा? तो हमें ये लगता है कि मोदी जी भी चाहते हैं कि नेहरू और इंदिरा जी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम आए तो मेरा है। सोचिए कि 4-5 एक्सेप्शन के चलते कि अगर सरकार बीच में गिर गई तो क्या होगा, जैसा कि अपोजिशन का भी ये कंसर्न है। 4-5 स्टेट का एक्सेप्शन के चलते हम इसको बहुत दिन तक वन नेशन वन इलेक्शन टाल नहीं सकते। इसको आज न कल इसको वुमेनाइजेशन बिल की तरह आपको लाना ही होगा। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन जैसे टॉपिक पर। हम सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने जो हाई लेवल कमेटी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर में बनी थी, उन्होंने उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को अप्रूव कर लिया है। तो आज इसीलिए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लॉ में रिसर्चर संजय कुमार जी। संजय सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? इसमें कौन कौन से इलेक्शन कवर होते हैं, हमें ज़रा समझाने की कोशिश करें। बेसिकली ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है और साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो ऐसा हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो 1951-52 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ। तो उसमें एक साथ ही पार्लियामेंट का और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता था। तो उसके बाद 1967 तक यही रहा कि एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था, वन नेशन वन इलेक्शन ही फॉलो होता था। लेकिन 1967 के बाद जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद से फिर कई स्टेट असेंबली डिसॉल्व किए गए। तो फिर क्या हुआ कि ये डिसकंटिन्यू हो गया वन नेशन वन इलेक्शन। फिर जो है सो पार्लियामेंट इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन के टाइम में ड्यूरेशन आने लगा। तो वैसे करते करते फिर क्या हुआ कि 1982 में शायद इलेक्शन कमीशन ने एक अपना रिपोर्ट दोबारा दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, दोबारा से हमें वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो ख़राब होता है बार बार इलेक्शंस करने में। फिर उसके बाद लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट आया 1999 और एक बार और लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया, उसने भी उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में ये बोला कि नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो कि पहले होता था आज़ादी के बाद 1967 तक चला, तो कोविंद जी का कमेटी ने दोबारा से यही रिपोर्ट जो है दिया कि कैसे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन संजय सर, इसमें एक टेक्निकल बात है जो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 3 लेवल पे इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर्टिकुलरली 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद पंचायत इलेक्शन भी आ गए हैं। तो एक तो सेंट्रल लेवल पर या यूनियन के लेवल पर चुनाव होते हैं, जिसमें हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन। उसके बाद हम सारे लोग जानते हैं कि स्टेट लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, जिसमें विधानसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव होते हैं। फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन और विलेज पंचायत का इलेक्शन। तो इसमें कौन कौन से इलेक्शन है जो वन नेशन इलेक्शन की बात होती है? ये विलेज पंचायत भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, प्रेसिडेंट टाइप के भी इलेक्शन इंक्लूडेड होंगे, किस टाइप से वन नेशन वन इलेक्शन होगा? देखिए, इसको आप 2 तरीके से समझिए कि हमारे देश में एक तो डायरेक्ट इलेक्शन है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो डायरेक्ट इलेक्शन में जो हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है जो चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर जो चुनते हैं,
तो वो डायरेक्ट इलेक्शन के प्रक्रिया में आता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाता है। तो एक तो है कि सेंटर में हम सरकार बनाते हैं और दूसरा कि हम स्टेट में सरकार बनाते हैं इसी के थ्रू। अब रहा कि हमारे यहाँ राज्यसभा में भी चुनाव होते हैं, फिर प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। तो ये चुनाव तो अलग है, इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन से जोड़ा नहीं जा सकता है। ये प्रेसिडेंट का चुनाव तो पूरी तरीके से अलग है और राज्यसभा का चुनाव भी पूरी तरीके से अलग है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में सबसे पहले तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होंगे, फिर इसी में वन नेशन वन इलेक्शन में ये भी प्रोविज़न है कि जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है, जैसा आपने बोला कि 73 और 74th अमेंडमेंट में पंचायती इलेक्शन का और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन का हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है। तो फिर विदिन 100 डेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन आपको पंचायत इलेक्शन भी कराना है। पंचायत। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो डिबेट ये है आ रहा है बार बार कि क्या ये सरकार, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, क्या ये जुमला साबित होगा या इसको सही में ये इम्प्लीमेंट कर सकती है ये सरकार? क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि ये एक और जुमला है और ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये एक इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। चैलेंज इसी चैलेंज के बारे में बात करना चाहता हूँ संजय सर, क्योंकि बार बार आपने सरकार का नाम ले लिया कि ये सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हम जानते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने थर्ड टर्म में, पार्टिकुलरली जो मोदी जी हैं, वो उनके पास तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को पास करा पाएँ। इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है। तो जब उनको ये बात पता है कि शायद हम इसको जो उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव किया है, इसको बिल बना के हम लोकसभा और राज्यसभा से या जो मेजॉरिटी हमें चाहिए पास ना करा पाएँ, फिर भी सरकार बड़ा एम्फेसिस कर रही है कि हम करेंगे, ये जानते हुए भी कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है पास करें, किया इतना एम्फेसिस? देखिए, ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और इससे आपका बहुत सारा रिसोर्सेज का बजट तो होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का बजट होगा, टाइम का बचत होगा। ये बार बार जो आप इलेक्शन करवाते हैं, जैसे अगर आप मानिए कि हमारे पास अगर 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरी है, तो हर साल ऑन एन एवरेज आप 5 स्टेट इलेक्शन कराते हैं और हर साल जब जब इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, आप नई योजना का अनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का तो बजट होगा ही होगा, पॉलिसी पैरालिसिस से भी सरकार बचेगी और इफेक्टिवली अपनी योजनाओं को लागू करेगी। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आइडिया अच्छा होना और उसको ज़मीन पे लागू करना, ये दो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो एक एग्जांपल आपको देंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे हम लोग कितने दिन से पार्लियामेंट में चर्चा करते थे और इतने दिन से चर्चा करने के बाद कई बार राज्यसभा में भी पास हो गया, कई बार बिल लैप्स हो गया, फिर दोबारा आया और जब हम लाए तो फिर ये बोले कि ये इम्प्लीमेंट होगा 2029 से। तो जिस तरीके से स्ट्रगल आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने के लिए लगा कि 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आप चाहते थे, डिबेट कब स्टार्ट हुआ और कब ये लागू हो रहा है, हमें लगता है कि ऑलमोस्ट उससे हो सकता है थोड़ा कम, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल का टाइम इसमें भी लगेगा, क्योंकि ये कंसेंसस बनाना सारी पार्टियों के बीच, मेजर पार्टी तो आपका चलिए ऑपोजिशन में कांग्रेस है, फिर कांग्रेस के पास कितने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मनाना इस मुद्दे पे वन नेशन वन इलेक्शन में, और ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, और खासकर अभी जो सरकार है उनका बहुत अच्छा संबंध तो अपोजिशन से है नहीं। हाँ, जो जिस तरीके का संबंध अटल जी रखते थे, अडवाणी जी रखते थे अपोजिशन लीडर से, तो ये सरकार कोई भी ऐसा बहुत अच्छे इंटेंशन से भी अगर काम करेगी, क्योंकि अपोजिशन से संबंध इनका अच्छा नहीं है, तो अपोजिशन को लगता है कि इनका कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा है। और सर आप ये बात शायद थोड़ा मिस कर रहे हैं या भूल गए कि उनके अभी के जो एलाइज हैं उनके भीतर भी वो कंसेशन नहीं बना पाते। अपोजिशन तो बात की बात है, हमने पिछले कई सारे बिल्स में देखा कि वहाँ पर बिहार के उनके कुछ नेता हैं, जैसे चिराग पासवान हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू, वही कई इशूज़ पे अलग अलग हो जाते हैं, अलग जाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होगा गवर्नेंस के लिए। तो जैसे तुमने बताया कि जो कंसेंसस बिल्डिंग है, जो अटल जी के समय, अडवाणी जी के समय एनडीए के दौरान होती थी कि वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाते थे, जैसे सोनिया जी यूपीए के चेयरमैन थे, तो उनका काम ही ये था कि अगर हम कोई भी बड़ा योजना लाते हैं या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज लाते हैं तो पहले हम विद इन अपना अलायंस में बातचीत करके करें। तो जैसा तुमने इशारा किया कि कैसे
ये जो यूपीएससी वाला जो लेटरल एंट्री वाले मामले में इन्होंने पहले आपस में कंसेंसस नहीं बनाया, तुरंत ले आया और उसको फिर वापस लेना पड़ा, वक्फ बोर्ड को इनको जेपीसी में भेजना पड़ा। तो लेकिन इस मामले में आप देखेंगे तो कम से कम इनके जो अलायंस है वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसमें दे आर ऑन बोर्ड, क्योंकि इन्होंने पिछले गलती से सबक लिया, लेटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड की गलती से सबक लेते हुए इन्होंने आपस में चर्चा किया और देखेंगे कि सारे अलायंस, इवन जेडीयू ने भी समर्थन किया और जो भी इनके अलायंस है, टीडीपी ने भी यहाँ तक बोला कि ठीक है इसमें एक ब्रॉडर कंसल्टेशन की जरूरत है, लेकिन दिस इज ए गुड थिंग। तो इस मामले में अपोजिशन से अच्छा संबंध ना होना इस सरकार का, ये बहुत बड़ी चैलेंज है इसको पास कराना नियर फ्यूचर में, खासकर जैसा ये टारगेट रखते 2029 में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2029 तो नहीं, लेकिन हाँ 2034 तक अगर ये कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कहा सर कि 2034 तक भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 29 तो खैर कहने का ही क्या है। लेकिन अगला इसी में हम थोड़ा, अगर हम पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़ा कंसेप्चुअल डिस्कशन की तरफ चलें तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत अलग अलग जगहों पर डेमोक्रेसीज हैं और वो काम करती हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन हर डेमोक्रेसी का नेचर अलग होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इंडियन डेमोक्रेसी में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ फिजिबल है, संभव है? देखिए, आप और सब जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करें तो इंडिया जैसा कोई बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री तो है भी नहीं। यूएस में भी है तो वहाँ भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वहाँ भी एक बार प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो फिर मिड टर्म पोल वहाँ भी होता है। अच्छा, अगर कुछ नेशंस है लेकिन वो छोटे छोटे कंट्री है जो वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो करते हैं, जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, हाँ, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद बेल्जियम है, ऐसे छोटे छोटे कंट्री हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नाम नहीं है। इंडिया के कंटेस्ट में फिजिबल ये, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कर देते हैं, जैसे आर्टिकल 82 कैपिटल ए लोग लाने की बात कर रहे हैं कि अगर ये आ जाएगा तो हम लोग सपोज दैट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या किसी कारणवश हंग पार्लियामेंट आता है या सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद गिर जाती है, तो उसके सपोज 2 साल में सरकार गिर गई तो उनका 3 साल जो पीरियड बचता है तो वो 3 साल के लिए फिर इलेक्शन में जाएंगे और फिर वापस वो 3 साल के लिए फिर वापस आ जाएंगे, मतलब पूरा 5 साल के लिए नहीं होगा। दूसरा, अगर सिमिलरली अगर स्टेट असेंबली में भी अगर सरकार डिसॉल्व हो गई या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया या किसी कारणवश प्रॉब्लम हो गया तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए फिर वो इलेक्शन होगा, ना कि 5 साल के लिए होगा। तो उसमें स्वाभाविक है कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस है और ये जो आपका ड्यूरेशन ऑफ द हाउस है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 82 और 83 ये पार्लियामेंट के लिए करना पड़ेगा, स्टेट असेंबली के लिए आर्टिकल 172 173 इस पे करना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा, ये एक बड़ा चैलेंज तो रहेगा। लेकिन जहाँ तक फिजिबिलिटी की बात है तो इलेक्शन कमीशन का भी ऐसा मानना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपया इन्हें चाहिए ताकि वो नए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले सके, ईवीएम ले सके, वीवीपैट्स ले सके, और सिक्योरिटी पर्सनल, ये जो सिक्योरिटी का इशू ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये जो एट प्रेजेंट जो आप उनके पास जो फोर्सेस है, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्या वो इनफ रहेंगे, या हमको लगता है शुरुआत में हो सकता है हमें आर्मी की भी हेल्प लेना पड़े इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि इतना फोर्स लार्ज स्केल पे लाना ये मुश्किल होगा। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। इट सीम्स कि लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हो सकता है। आपने अलग अलग कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया डेमोक्रेसीज में। हमें देखते हैं कि यूके जैसे कंट्रीज़ में एक बार में ही चुनाव होते हैं, लेकिन फिर यूके जैसे कंट्रीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो यूनिटरी पार्लियामेंट है वहाँ की बार में। यूएस जैसी कंट्रीज जो उस तरीके के हैं वहाँ पर है। बाकी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ही शायद कुछ एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इस तरीके से चुनाव हो जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का। बाकी जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है यूएस जैसे, वहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अगर हम इसमें थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर चलें तो कौन कौन से वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो चाहिए ही, और कौन कौन से जगह है जहाँ पे अमेंडमेंट चाहिए, अगर इस बारे में आप थोड़ा समझा सकते हैं लॉ के पर्सपेक्टिव। हाँ, देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कराना, तो इसमें आपका 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 मेजोरिटी ये बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के पास, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अपोजिशन के साथ
इस सरकार का संबंध बहुत अच्छे कभी रहे नहीं, और उनको कन्विंस करना बिना कांग्रेस पार्टी की या फिर और बड़े जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो टीएमसी है, ममता दीदी से भी संबंध उतनी अच्छी नहीं है, समाजवादी पार्टी हो उनसे भी संबंध उतनी अच्छी नहीं है, जबकि दोनों की बहुत बड़ी संख्या में एमपीस हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा कराने के लिए सिर्फ आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, जो भी लोग प्रेजेंट होंगे वोटिंग करेंगे। दूसरा जो है आपका कि अगर आप लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज का भी इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे कि कोविंद जी का कमेटी में ये मेंशन है कि विद इन 100 डेज हम लोग पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन भी करवाएंगे एक ही साथ, तो उसमें चूंकि म्यूनसिपल इलेक्शन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट अपने हिसाब से उसको कराती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट में 20-20 वर्ष से पंचायत की चुनाव नहीं होता है, कभी म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं होता है, कोई उसको बोलने वाला पूछने वाला नहीं है। तो ये पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप स्टेट सब्जेक्ट में इंटरफेयर करते हैं पंचायती और म्यूनसिपल इलेक्शन के ऊपर, तो फिर आपको फिर यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो 50% स्टेट को रेटिफाई करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब सरकार बनाई थी तो कैसे स्टेट रेटिफिकेशन के साथ सरकार ने पास किया, ये जीएसटी पास हुआ था, जीएसटी पास हुआ था। तो ये चैलेंजेस सरकार के पास है, और जैसा कि हमने बताया कि ये तुरंत तो नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है कि 2029 में हम इसको लागू करें, ये बहुत मुश्किल दिखता है, लेकिन हाँ आज अगर स्टार्ट करते हैं हम, जैसे अगर नया पार्लियामेंट सेशन आती है और सरकार डिबेट स्टार्ट करती है, तो जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल देर सवेर पास हुआ, वैसे इस बिल को भी हम मानते हैं 29 में नहीं तो 2034 में तो जरूर सरकार इसको लागू कर सकती है, इन सब प्रोसेस को पार करने और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें साइड अमेंडमेंट की जरूरत पड़े, संजय सर बातें हो रहे थे, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव, हाँ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें भी चाहे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रूल एंड प्रोसीजर उसमें चेंज हो सकता है। आज का डिस्कशन यही था कि आप लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक महत्वपूर्ण चर्चा देखी संजय सर के साथ। तो आज का डिस्कशन यहीं तक, हम लोग फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा प्रेजेंट करेंगे अच्छे से। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।